2024 कैसा रहा, पाकिस्तान में इसको कैसे याद रखा जाएगा और 2025 में क्या होने जा रहा है? मैं 2024 पे नज़र दौड़ाता हूँ तो मुझे एक ही वजह समझ में आती है और वो वजह है 8 फरवरी 2024। इस इलेक्शन में जो कुछ हुआ और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार अदा किया वो हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह इलेक्शन लड़ा और जीती, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा नशिस्तें जीतने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती अगर उसके फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट जारी किए जाते। मिलिट्री कोर्ट्स ने जो 9 मई के मुल्ज़मान को कन्विक्ट करना शुरू किया है, इसमें इमरान खान के एक भांजे हसन न्याजी भी शामिल हैं, जिनको 10-10 साल की सजा हुई। ये 2024 की नाखुशगवार यादें हैं। मिलिट्री कोर्ट्स ने जो कन्विक्शंस की हैं 2024 में, डेफिनेटली किसी भी जमहूरियत पसंद के लिए ये काबिल कबूल नहीं है कि मिलिट्री कोर्ट्स सिविलियन को सजा दें, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो। क्या उम्मीद करनी चाहिए 2025 से? हमें कुछ बेहतरी की उम्मीद करनी चाहिए पाकिस्तान की सिचुएशन में? 2025 है, दरअसल ये 2024 की कंटिन्यूएशन ही रहेगा। मसाइल जो है वो बढ़ते चले जाएंगे, जो खास तौर पर सियासी मसाइल। ट्रंप जो हैं वो बाकायदा तौर पर सदर बन जाएंगे, जो अमेरिकन प्रेशर है वो ज़्यादा पॉइंटेड होता चला जाएगा और ज़्यादा ग्रेव होता चला जाएगा पाकिस्तान के ऊपर। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर उर्वा इलाही और मेरे साथ मौजूद हैं हबीब अकरम साहब। साल 2024 इख्तिताम पजीर हुआ और 2025 की आमद है। मैं पूछूंगी हबीब साहब से कि 2024 कैसा रहा, पाकिस्तान में इसको कैसे याद रखा जाएगा और 2025 में क्या होने जा रहा है? देखिए उर्वा, ये जो 2025 वाली बात है ये तो कुछ नजूमी टाइप आपने मुझसे समझ के ये बात की है। मैं 2025 को उस तरह प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये बताऊं कि सितारों की चाल ये थी और फलां सैयारा फलां घर में होगा या फलां बुर्ज पे सूरज फलां वक्त में पहुंचेगा। तो इस रोशनी में तो मैं कुछ नहीं अर्ज़ कर पाऊंगा। हाँ, जैसा 2024 गुजरा उसकी रोशनी में कुछ अंदाजे लगाने की कोशिश करेंगे कि 2025 में क्या हुआ। और जो आपने कहा कि 2024 क्यों याद रखा जाएगा, तो अगर मैं 2024 पे नज़र दौड़ाता हूँ तो मुझे एक ही वजह समझ में आती है और वो वजह है 8 फरवरी 2024, यानी पाकिस्तान का जनरल इलेक्शन। जो पाकिस्तान का जनरल इलेक्शन इस साल में हुआ यानी 2024 में, वो इसलिए पाकिस्तान की तारीख में हमेशा के लिए सब्त हो गया है कि इस इलेक्शन में तारीखी धांधली की गई। तारीखी धांधली, इससे पहले भी कई धांधलियों को कहा गया है, लेकिन ये जो धांधली है ये बाकी सबसे जुदा है। इस धांधली में जो कुछ हुआ, इस इलेक्शन में जो कुछ हुआ और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार अदा किया और किरदार मुखालिफाना किया, इलेक्शन को गैर मुनसिफाना बना के किया, वो हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह इलेक्शन लड़ा और जीती, यानी अगर आप फॉर्म 45 के मुताबिक अगर आप रिज़ल्ट अनाउंस करते तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा नशिस्तें जीतने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती अगर उसके फॉर्म 45 के मुताबिक, यानी उसको पढ़ने वाले वोटों के मुताबिक रिजल्ट जारी किए जाते। लेकिन यहाँ पे फॉर्म 47 का टंटा खड़ा हो गया। जिस तरीके से लोगों को हराया गया, जिस तरीके से उनके वोट दूसरी तरफ दिखाए गए, जिस तरीके से फॉर्म 45 में फिर तब्दीलियां की गई और फॉर्म 47 तो खैर आप यूँ कहिए कि एक नंगी जारहियत थी जो की गई, पॉलिटिकल जारहियत थी जो एक पार्टी के ख़िलाफ़ की गई। और इस तरह की धांधली आइंदा मैं नहीं समझता कि कभी किसी इलेक्शन में हो सकती है, पॉसिबल होगी। और ये एक वाहिद चीज़ है जिसकी वजह से 2024 पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा एक स्याह साल की सूरत में दर्ज कर दिया जाएगा। अच्छा हबीब साहब, ये तो इलेक्शन डे की बात हो गई। इससे पहले भी एक फ़ैसला आया था काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? काजी फ़ाइज़ ईसा दरअसल इस धांधली का हिस्सा था। वो शख्स था जो मुंतक़िम मिजाज था, गैर मुनसिफ था। उस शख्स ने कानून की अपनी, अगर उसे कोई महारत हासिल थी तो उसको उसने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इस्तेमाल किया। वो शख्स, और उस शख्स के बारे में जब बात होती है तो उसकी, मुझे माफ़ कीजिएगा ये कहते हुए कि उनके फिर पूरे घर के बारे में बात होती है। मैं उस बारीकी में नहीं जाता, उस जुजियात में नहीं जाता कि वो शख्स पाकिस्तान की तारीख को और उसके घर वालों ने कैसे बर्बाद किया और पाकिस्तान को कैसे बर्बाद किया। अब वो शख्स आपको नज़र नहीं आता पाकिस्तान के अंदर, यानी वो इस काबिल नहीं रहा कि कहीं जाके डोनट तक खरीद सके। लेकिन आप देख लें कि उस शख्स ने क्या किया कि उसने एक ऐसा फ़ैसला दिया जिसने अमली तौर पर एक सियासी जमात पर पाबंदी लगा दी जो खिलाफ दस्तूर थी। दस्तूर के मुताबिक किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना एक पूरा प्रोसेस है
लेकिन उसने उस प्रोसेस को बाईपास किया और उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका इलेक्शन सिंबल छीना। और उसके सामने ये होता रहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब तुम तो पार्टी ही नहीं हो, और वो खामोश मुंह में घुंघनियां डाल के बैठा रहा। और आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि उस शख्स ने अपनी निगरानी में एक्चुअली धांधली करवाई। उसका फैसला भी एक स्याह बाब है पाकिस्तान की तारीख का, जिसने नज़रिया ज़रूरत को, ना सिर्फ नज़रिया ज़रूरत क्या बल्कि नज़रिया इसको तो कुछ यानी एक गंदगी की पोट को उसने नज़रिया बना के दरअसल अदालती फैसलों पर सब्त कर दिया और अपने मुंह पे भी कालक मली और अदालत का माथा भी ख़राब कर दिया। अच्छा हबीब साहब, इसके अभी तक इम्प्लीकेशंस पाकिस्तानी सियासत जो है भुगत रही। 2024 में एक दिलचस्प बात यह भी हुई कि वो चला गया। ये भी हुआ कि वो चला गया। वो जो आपकी ट्वीट थी कि ना होना जो है वो होने से बेहतर। हाँ, देखिए इस शख्स को इसका सकूत इसके कलाम से बेहतर था। इस शख्स का ना होना इसके होने से बेहतर था। इस शख्स ने पाकिस्तान को बर्बाद किया और पाकिस्तान की अदलिया को भी बर्बाद किया। अच्छा हबीब साहब, वो तो अब जा चुके हैं, लेकिन अगर हम देखें तो उनके फैसलों की जो गूंज है, तो आपके ख्याल में इस तरह बात हो सकती थी? इतने मुंतकिल मिजाज शख्स की मौजूदगी में आपके ख्याल में इस तरह बात हो सकती थी? नहीं, मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि वो तो जो हुआ अच्छा हो गया कि वो मतलब चले गए। अब मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ कि उनके जो लिए हुए फैसले थे उसकी इम्प्लीकेशंस तो हमें अभी तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स भुगत रही है ना, हमें नज़र आ रही हैं। यानी पॉलिटिकली अभी तक हम स्टेबिलिटी नहीं देख रहे। वो जो रिजर्व सीटों का मामला हुआ था, हाँ, उसमें भी इस शख्स को देखिए कि इस शख्स ने क्या किया। जब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने और इसके कुछ दीगर जजों ने, दीगर इसके साथ जो मिले हुए थे, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने एक ऐसा माहौल बना दिया कि, और पहले तो खुद काजी फाइज ईसा उसको लीड करता रहा, लेकिन ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनकी मेहरबानी और हमारे पाकिस्तान के कुछ और जज जिन्होंने इंसाफ से काम लेते हुए वो नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सौंपी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का न सिर्फ वजूद तस्लीम किया बल्कि इसको हकदार समझा कि इसको रिजर्व सीट्स भी दी जाए। लेकिन उसमें भी आप देखें कि फिर किस तरह के किस तरह की चीज़ें आई कि खुद जस्टिस काजी फाइज ईसा की जिम्मेदारी थी कि वो इस फैसले को इम्प्लीमेंट करवाता, लेकिन उसने अपने होते हुए इंश्योर किया कि ये फैसला किसी भी तरीके से नाफिज ना हो। काफ़ी टाइम बाय कर लिया जी, और उसने जो टाइम बाय किया, फिर उसके बाद उस शख्स ने एक और काम भी तो किया ना, उसने ये किया कि लोटों को वोट देने की इजाज़त दे दी। उनके वोट को तस्लीम कर लिया, यानी अवाम के वोट को मुस्तरद करके एक ऐसा शख्स जो अपना ज़मीर बेच देता है या डर और खौफ की बुनियाद पर वोट डालता है असम्बली में जाके, उसको उसने जवाज़ दिया। और उसके बाद फिर हमने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम भी हुई जिसने पूरी अदलिया को क्लिप करके रख दिया। अदलिया में और महकमा ज़राअत में, महकमा माहीगीरी में और महकमा लाइफ स्टॉक में अब कोई फ़र्क नहीं रहा। अदालत को तबाह व बर्बाद कर दिया गया 26वीं आईनी तरमीम से। और फिर मैं आपको अगैन अर्ज करूंगा कि ये सारी चीज़ें कैसे हुई, उस इलेक्शन की जालसाजी से जो 8 फरवरी 2024 को, जिसका बीज पहले बो दिया गया था। तो अभी तक हम उसके सम्राट जो हैं वो हम उसके सम्राट भुगतते रहेंगे। हजरत मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि गलती कभी बांझ नहीं होती है, बच्चे दिए चली जाती है। तो हम दरअसल जो हमने अपनी गलतियाँ की हैं वो सारी गलतियाँ बच्चों पे बच्चे दिए चले जा रही हैं और हम उन अफरीतों को भुगत रहे हैं। ये है 2024 हमारा। अच्छा हबीब साहब, आप कैसे देखते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स ने जो अभी रिसेंटली 9 मई के मुल्ज़मान को कन्विक्ट करना शुरू किया है, कल भी 60 के करीब लोगों को कन्विक्ट किया गया और उससे पहले भी, और इसमें इमरान खान के एक भांजे हसान न्याजी भी शामिल हैं जिनको 10-10 साल की सज़ा हुई। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये 2024 की नाखुशगवार यादें हैं और इत्तफाक ऐसा है कि जो 2024 है वो नाखुशगवार ही रहा है पाकिस्तान के लिए। जो मिलिट्री कोर्ट्स ने जो कन्विक्शंस की हैं 2024 में, वो डेफिनेटली किसी भी जमहूरियत पसंद के लिए ये काबिल कबूल नहीं है कि मिलिट्री कोर्ट्स सिविलियन को सज़ा दें, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो। क्योंकि इससे पहले भी दहशतगर्दी 2015 में बहुत जब उरूज पे थी तो उस वक्त भी हमने मिलिट्री कोर्ट्स बनाई थी, लेकिन उसमें हमने आइन में तरमीम की थी। और जब आइन में तरमीम करके हमने मिलिट्री कोर्ट्स बनाई तो भी अदालतों ने मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ैसलों को टर्न डाउन कर दिया था, उन्हें ओवरटर्न कर दिया था कि जनाब ये फ़ैसले दुरुस्त नहीं है क्योंकि इसमें कानून की पूरी पासदारी नहीं की गई।
तो ऐसी कैफियत में जो पाकिस्तान, जहाँ पाकिस्तान के अंदर जब ये हुआ है, यानी मिलिट्री कोर्ट से कन्विक्शन हुई है, तो ये कोई खुशगवार बात तो नहीं है। दूसरी बात इसमें यह है कि इसके असरात जो हैं वो आपको 2025 में भी नज़र आएंगे। ये जो मिलिट्री कोर्ट्स की कन्विक्शंस है, ये इसका नो डाउट पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम को नुकसान हुआ, पाकिस्तान को इंटरनेशनली एक सुबकी का सामना करना पड़ता है ऐसी सूरत में। लेकिन आप देखिए कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये अब उसमें आ चुकी हैं, अदालती दायरे इख्तियार में आ चुकी हैं, पटिशन्स होंगी और दीगर चीज़ें होंगी। जब ये वहाँ पर जाएंगी तो बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। अच्छा हबीब साहब, इमरान ख़ान की इम्प्रिजनमेंट के अलावा 26 नवंबर का जो वाक़या हुआ और उसके बाद हम मिलिट्री कोर्ट्स की कन्विक्शंस देखते हैं सिविलियंस की, तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखा गया और अमेरिका की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से और यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी कंसर्न्स शो किए गए पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशंस के हवाले से। इसको आप कैसे देखें? देखिए, जहाँ तक आलमी सतह पर अगर इसको देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की बतौर सदर वापसी, ये भी एक बहुत बड़ा वाक़या है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका की तारीख़ में ये बहुत कम होता है या हुआ है कि एक शख्स जो प्रेसिडेंट बना फिर वो इलेक्शन हार गया और इलेक्शन हारने के बाद दोबारा प्रेसिडेंट आया। तो ये एक गैर मामूली वाक़या है। आप इसको यूँ समझ लीजिए कि ये अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ी शिकस्त समझी जा रही है या कही जाती है, तो उनके हवाले से भी बड़ा ये अहम वाक़या है। डोनाल्ड ट्रंप में और इमरान खान में भी बड़ी मुमासलतें देखी जाती हैं कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं उनको जिन चीज़ों का सामना करना पड़ा, जिस तरह के इल्ज़ामात इमरान खान पे लगे, बिल्कुल उसी तरह के इल्ज़ामात डोनाल्ड ट्रंप पे भी लगे। तो डोनाल्ड ट्रंप की वापसी में पाकिस्तानी डियास्पोरा ने, पाकिस्तान के वो लोग जो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने बहरहाल एक किरदार अदा किया और उसके असरात आप देख रहे हैं कि अमेरिका से भी 2024 में दबाव आना शुरू हो गया कि आप इमरान खान को छोड़ें और आप अपने पाकिस्तान के जो इलेक्शन हैं उनके बारे में जवाब दें। फिर एक करारदाद भी मंजूर हुई जो बाई पार्टीजन थी, यानी दोनों जमातों ने, जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की थी, जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस और दीगर जो सूरत हाल थी, इलेक्शन तो नहीं लेकिन जो दीगर सूरत हाल थी उस पर उन्होंने अपने कंसर्न्स का इजहार किया। और फिर बरतानिया में भी ऐसा हुआ कि बरतानिया में भी खतूत का तबादला हुआ। यूरोपीय यूनियन ने प्रेशराइज़ किया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स कर रखी हैं अदालती निज़ाम के हवाले से उनकी पाबंदी करें। तो ये सारे जो वाक़यात हैं, ये जो इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, ये भी दिलचस्प बात यह है कि वहीं पे उसी से जुड़े हुए हैं जो हमने इब्तिदा में बात की थी, यानी इलेक्शन 2024। ठीक है, अगर इलेक्शन 2024 फ्री एंड फेयर होता, मुनसिफाना और शफाफ होता, तो फिर आप देखते कि ये सारे प्रेशर्स ना होते। ये भी दरअसल वही गलती है जिसके बच्चे अब इंटरनेशनली पैदा हो रहे हैं। ठीक। बैलिस्टिक मिसाइल्स के हवाले से भी जो अमेरिका ने पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाई हैं, देखिए जो बैलिस्टिक मिसाइल का मामला है ना, वो पाकिस्तान का और अमेरिका के दरमियान मामला चलते रहे हैं। अब जब हमारे मुल्क के अंदर तकसीम है, जिस तरह की 2024 में हमने देखी, जब आप इलेक्शन रिग करेंगे तो फिर आप मुल्क के अंदर यकजहती और यकसुई की उम्मीद नहीं रख सकते। तो ये भी दरअसल इससे जुड़ा हुआ मामला है। पाकिस्तान इस वक्त एक कमज़ोर पोजीशन में है। कमज़ोर पोजीशन इसकी इंटरनली है। इंटरनली कमज़ोरी का फ़ायदा, हमारी अंदरूनी कमज़ोरियों का फ़ायदा हम सब लोग उठाएंगे। सब कहेंगे कि अच्छा, ये मौका अच्छा है कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालो। आप ज़रा देखिए ना हालत क्या हो चुकी है कि बैलिस्टिक मिसाइल की बात हो रही है तो बाज़ लोग यानी इसको जोड़ा इमरान खान से जा रहा है। इतना सेंसिटिव मामला है लेकिन इमरान खान से या उनकी रिहाई से जुड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फिर आप बात करें। बिल्कुल, IMF की एड तक को भी कह रहे हैं कि मशरूत किया जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर सिविलियंस के साथ क्या सलूक हो रहा है, या मतलब ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन। देयर आर सो मेनी थिंग्स। हमारे दोस्त हमें समझा रहे हैं, चीन हमें समझा रहा है कि भाई आप ज़रा अपने घर के मामलात को दुरुस्त कर लें, लेकिन हम हैं कि समझने के लिए तैयार ही नहीं। तो इस वजह से जो 2024 है पाकिस्तान की तारीख का बड़ा ही एक रंजीदा कर देने वाले हालात रहे इस साल में। ठीक, ये तो हो गया हमारा 2024। ठीक। अब हम चलते हैं 2025 की तरफ। चल, क्या उम्मीद करनी चाहिए 2025 से? हमें क्या कुछ बेहतरी की उम्मीद करनी चाहिए पाकिस्तान की सिचुएशन में?
इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी पाकिस्तान का जिस तरह इमेज जो है वो टार्निश हो रहा है? देखिए उर्वा, जो 2025 है, दरअसल ये 2024 की कंटिन्यूएशन ही रहेगा। उसकी वजह यह है कि वो बहुत सारे मामलात जो हमने ख़राब किए थे 2024 में, वो 2025 में भी अब फनकारते रहेंगे और वो मसाइल जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, जो ख़ास तौर पर सियासी मसाइल हैं। ये अभी आप देखेंगे कि ट्रंप जो हैं वो बाकायदा तौर पर सदर बन जाएंगे। उन्होंने जिन लोगों को नामज़द कर रखा है अब मुख्तलिफ ओहदों के लिए, तो उनको भी हम जानते हैं और बल्कि वो खुल के इजहार भी कर रहे हैं अपने ख्यालात का। तो और पाकिस्तान के बारे में भी, और पाकिस्तान में काफ़ी फेमस भी हो गए हैं वो। पाकिस्तान में काफ़ी रिचर्ड ग्रेनल ने 2024 में तो पाकिस्तान के अंदर एक अपना नाम बना लिया। बिल्कुल। तो इस वजह से ये मामला 2025 में जो अमेरिकन प्रेशर है वो ज़्यादा पॉइंटेड होता चला जाएगा और ज़्यादा ग्रेव होता चला जाएगा पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान को चाहिए ये, यानी 2000 उम्मीद ये है, उम्मीद ये करनी चाहिए, या आप यूँ कह लीजिए कि खैर उम्मीद भी दुनिया कायम है, मुझे तो अपने अकाबिर से कम ही उम्मीदें रहती हैं, लेकिन खैर हमें इससे बेहतरीन रास्ता ये है कि इस प्रेशर को पैरी अवे करने का, कि हम पाकिस्तान के अंदर ख़ुद आपस में बातचीत करें। 2024 में जो मुज़ाकरात इमरान खान की पार्टी और हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान शुरू हुए हैं, ये आपको 2025 में इफ़ नॉट 31 जनवरी तो चंद दिन बाद आगे पीछे आपको देखेंगे कि आप ये कंक्लूड होते हुए नज़र आएंगे और इससे कुछ बेहतरी की उम्मीद है। अच्छा, इमरान खान को आप देखते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर आएंगे और फिर से मतलब अपनी पार्टी की क़यादत भी संभालेंगे, और जिस तरह आप देख रहे हैं कि इमरान खान का नाम लेने पे भी पाबंदी थी अनऑफिशियली, और अब मतलब आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें वापस उसी डगर पे आ सकेंगी, सही रास्ते पर? सही रास्ता तो यही है जिसका आपने जिक्र किया कि इमरान खान साहब रिहा हों, अपनी पार्टी की क़यादत करें, पॉलिटिक्स हो जिस तरह होती है दुनिया भर में, कानून और दस्तूर के दायरे में हो, और उसमें अपनी पार्टी की वो क़यादत करें। ये तो आपने नॉर्मल सूरत हाल बताई। लेकिन अगर हम इसको टुकड़ों में करें कि क्या इमरान खान रिहा होंगे, तो यस, 2025 इमरान खान की रिहाई का साल है। अच्छा, अब इससे आगे आ जाए कि इमरान खान बाहर आके क्या करेंगे, ये एक अगला सवाल है। तो इमरान खान साहब बाहर आके इमीडिएटली ये नहीं कर रहे कि वो हुकूमतें गिरा दें और वो कहें कि जनाब अच्छा चलो सब लाइन हाजिर हो जाओ और मैं तुम्हें वो एक मॉनिटर बन जाए, ऐसा नहीं होगा। वो डेफिनेटली उन्हें कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। अब वो उस इंतज़ार की कुछ वजूहात हैं। मिसाल के तौर पे इलेक्शन कमीशन की तश्कीलें 9 होनी है, तो अगर इलेक्शन भी करवाने हैं तो इलेक्शन कमीशन की तश्कीलें 9 होनी है। ठीक है। कुछ कानून साजी को बदला जाना है, कुछ दीगर लोग हैं जिन्हें बदला जाना है, तो लिहाजा एक वो बाहर आएंगे तो प्रेशर तो सिस्टम में जेल के अंदर रह के बहुत ज़्यादा है उनका, चाहिए जाके बाहर आ जाए, बाहर आके तो और भी बढ़ जाएगा। तो वो बाहर आके जब आप देखेंगे कि वो सिस्टम के ऊपर दबाव तो डालेंगे। दूसरा इससे जुड़ा हुआ मामला है कि आपको 2025 में अचानक आपको पता चलेगा कि जो मुस्लिम लीग नून है वो एक एंटी अमेरिकन फोर्स बन के उभरेगी। वो आपको अभी आप देखेंगे कि कुछ अर्से बाद ये 2025 में वो ये करेंगे कि एक बयानिया बनाएंगे इमरान खान के ख़िलाफ़ कि इमरान खान को अमेरिकन इंटरवेंशन से छोड़ा गया है, तो इसको वो अपना नैरेटिव बना के फिर पॉलिटिक्स करेंगे और इमरान खान के ऊपर जो उनका पॉलिटिकल अटैक है वो अब इस साइड से आएगा। और तीसरी चीज़ है कि कुछ अरसे में आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी कुछ थोड़े बहुत इख्तलाफात की खबरें आपको मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, लेकिन हबीब साहब अगर आप देखें तो मतलब अब तो टेबल काफ़ी टर्न हो गया है। तो पहले यही मुस्लिम लीग थी जो कि कहती थी कि हम तो वेंटिलेटर पे आ जाएंगे अगर अमेरिकन सपोर्ट नहीं होगी, ठीक है। और अब आप कह रहे हैं कि मतलब हम 2025 में एक्सपेक्ट करें कि ये एंटी अमेरिकन इनका बयानिया बनेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून के पास कोई नया रास्ता नहीं है आगे बढ़ने फॉर देयर सर्वाइवल, आगे बढ़ने का कोई पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है, तो इन्हें एक हुक चाहिए बात करने के लिए, वो हुक इन्हें अमेरिका से मिलेगा। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात मैं आपको अर्ज करूँ कि अगर आप ये मुझसे पूछें कि क्या ये नैरेटिव बन पाएगा और अवाम में पजीराई हासिल कर लेगा, तो मेरा ख्याल नहीं। उसकी वजह यह है कि ये कारतूस
इमरान खान इस्तेमाल करके फेंक चुके हैं। अब ये कारतूस दोबारा अपनी बंदूक में डाल के चलाना चाहते हैं तो चलाते रहे, चलेगा नहीं, ये ठाक ये आवाज़ भी नहीं आएगी। अच्छा, अमेरिका की तरफ से भी, मतलब रिचर्ड ग्रेनेल की तरफ से भी ये डिमांड आई है कि पाकिस्तान को अब इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये वाले जो इलेक्शंस थे दे वर वेरी कंट्रोवर्शियल। तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शंस 2025 में फिर हम एक्सपेक्ट करें? इलेक्शन जो है ना, इलेक्शन 2025 में अगर आप उसूल की बात करें तो यस होने चाहिए। अब ये सवाल है कि 2025 में कब इलेक्शन होंगे, ठीक है, ज़रा इसको हम खोल के देखते हैं। अच्छा, हम फर्ज करते हैं कि जो फरवरी में इमरान खान साहब बाहर आ गए, ठीक है, हम ज़रा इलेक्शन की टाइमलाइन बनाते हैं। फरवरी में इमरान खान साहब बाहर आ गए, बाहर आके इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ होगी, कितना टाइम लगेगा? कम से कम कुछ 1-2 महीने, महीने, ठीक है, 1-1.5-2 महीने, ठीक है जी, लगेंगे। तो आ गया अप्रैल। अच्छा जी, अब आप आ जाए अप्रैल में, आप फ़र्क करते हैं कि आप असम्बलियाँ तोड़ देते हैं, ठीक है, ठीक है। असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो क्या पीपल्स पार्टी असम्बली तोड़ेगी? पीपल्स पार्टी सिंध में भी इस वक्त हुकूमत में है और बलूचिस्तान में भी है, तो क्या पीपल्स पार्टी असम्बलियाँ तोड़ेगी अपनी? ठीक है। तो पीपल्स पार्टी को भी राज़ी करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि पीपल्स पार्टी कब असम्बलियाँ तोड़ने पर राज़ी होती, क्योंकि पीपल्स पार्टी अपने आर्गूमेंट के ख़िलाफ़, वैसे तो पीपल्स पार्टी कोई स्टैंडिंग अब पिछले कुछ अरसे से ऐसी नहीं रही कि पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ इख्तियार करे और फिर उस पर खड़ी हो जाए, ठीक है। तो पीपल्स पार्टी इशारा अबरू पे अपना मौक़िफ़ बदल लेती है। तो पीपल्स पार्टी एक बीच में आप यूँ कहें कि एक स्टम्बलिंग ब्लॉक होगा इलेक्शन का, तो लिहाजा उसको भी मनाना पड़ेगा। तो अब मुझे 2025 में जो इलेक्शन है वो होते हुए नज़र नहीं आ रहे, यानी हाँ 2025 के आखिर में जाके ऐसा माहौल बन सकता है कि जिसमें फिर हम देखें कि 2026 के शुरू में या इलेक्शन कहीं आप होना शुरू, उनकी बात सुनना शुरू करें और फिर इलेक्शन हो जाए, ये हो सकता है, ये उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, ये उम्मीद आप कर सकते हैं। ठीक। अच्छा हबीब साहब, आप क्या देखते हैं कि मईशत हमारी जो है उसमें भी कोई बेहतरी आएगी 2025 में, जिस तरह के हालात से आवाम गुजर रही है? देखिए, अगर 2025 से अगर आपका मईशत के बारे में ये सोचना है कि चीज़ें सस्ती हो जाएं, तो या मतलब एक इन्फ्लेशन में कमी आए, तो वो होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही। हमारा जो इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट में ही रहेगा, यानी 10, 11, 12% हमारा इन्फ्लेशन रहेगा। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है, जो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट हमारा एक ज़रिया है पाकिस्तान के अंदर रोज़गार का भी और फॉरेन एक्सचेंज का भी, उसमें भी मुझे कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त IMF के प्रोग्राम में है, तो IMF के प्रोग्राम में रहते हुए किसी मुल्क के कोई मुल्क अगर ये समझे कि वो तरक्की कर लेगा, तो तरक्की नहीं करता, वो स्टेबलाइज करता है। तो पाकिस्तान के अंदर स्टेबलाइजेशन का मतलब यह है कि इकॉनमी का स्लो हो जाना। तो जब इकॉनमी स्लो होती है तो उसमें ज़ाहिर है रोज़गार मिलना मुश्किल हो जाता है, उसमें कंजम्पशन कम हो जाती है। जब कंजम्पशन कम होती है तो ज़ाहिर है फिर इंडस्ट्री कैसे चलेगी। तो उसमें मुझे 2025 में मईशत में कोई गैर मामूली तब्दीली नज़र नहीं आ रही, यानी कोई अच्छाई ऐसी नहीं मैं देख रहा कि जिसको कहा जाए कि जो काबिल ज़िक्र हो पाकिस्तान के अंदर। अब तो वैसे भी हमें मेरा ख्याल है कि आदत ही डाल लेनी चाहिए कि हमारी मईशत ख़राब ही रहती है। तो इसमें तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मैं कोई अच्छी खबर नहीं सुना सकता इस हवाले से। अब मैं जितना भी सोचता हूँ मैं कुछ परेशान होता हूँ इस बारे में। हबीब अकरम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2024 तो हमारा अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन 2025 के हवाले से हमारी बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो आप सब लोगों के लिए बहुत नेक तमन्नाएं और आप सबको 2025 मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।